नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। जी हां, राजधानी लाइव में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, दिल्ली और भोपाल की। तो सबसे पहले बात होगी रिया केस की, जहां पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब एनसीबी की पूछताछ में दीपेश ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है वो खुलासा, इस बारे में भी आगे जानेंगे। और इसके बाद बात करेंगे पंजाब हरियाणा की, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सिरदर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे पटना की, जहां पर रालोसपा को बड़ा झटका लगा है। जी हां, अभिषेक झा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता सरकार ने नीट परीक्षा को देखते हुए आज के लॉकडाउन को रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बाद बात होगी दिल्ली की, जहां पर आज से कई ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। और आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर राज्य में लॉकडाउन की खबर को लेकर चल रही अफवाहों का कलेक्टर मनीष सिंह ने खंडन किया है। तो चलिए इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब दीपेश ने एनसीबी के सामने पूछताछ में बताया कि उसने लॉकडाउन के दौरान कुरियर के जरिए आधा किलो एक ड्रग्स जो है घर भिजवाया है। आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद अब रिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जी हां, सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने कल खारिज कर दी थी। इसलिए अब रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती के साथ ही सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और जैद विलात्रा के साथ ही वासित परिहार को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। इन सभी आरोपियों के वकील अनिल दुबे ने बताया कि सेशन कोर्ट के ऑर्डर की प्रति मिलने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। साथ ही रिया चक्रवर्ती को अब कम से कम रविवार तक जेल में रहना होगा। रिया चक्रवर्ती की तरफ से अर्जेंट सुनवाई के लिए भी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी मंजूर होती है, तब भी सोमवार को ही अगली सुनवाई होगी। आपको ये बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि रिया के खिलाफ आरोप काफ़ी गंभीर हैं, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। एनसीबी की दलील को आधार बनाकर ही हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि रिया को ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर भी बताया गया है। मुंबई लिए चलेंगे आपको सत्यप्रकाश सोनी, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ड्रग्स मामले में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बड़ी हैं, लेकिन ऐसे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आधा किलो ड्रग्स यानी कि ड्रग्स जो है कुरियर के जरिए इधर से उधर हुआ। ये सुनील, जाहिर तौर पर जिस तरह से जहद कर रहा है, उनकी जमानत मामले में, ड्रग्स मामले में लगातार एक के बाद सामने आ रहा है। इस तरह से जानकारी मिली 2020 में लॉकडाउन के दौरान, मई जून के दौरान जो है रिया चक्रवर्ती, सुशांत के जो मैनेजर थे दीपेश, उनके द्वारा उन्होंने करीब आधा किलो जो है सौभिक चक्रवर्ती के द्वारा भिजवाया था। हालांकि ये रिया चक्रवर्ती के लिए मंगवाया गया था। रिया चक्रवर्ती ने किसको दिया, ये अभी जानकारी जो है एनसीबी निकाल रही है, लेकिन खुले तौर पे जो है दीपेश ने स्वीकार लिया कि आधा किलो ड्रग्स जो है रिया चक्रवर्ती के घर हमने कुरियर के द्वारा भेजा था। वहीं दूसरी तस्वीरें रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि वो ड्रग्स नहीं लेती है, लेकिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती खुद जो है ड्रग्स का सेवन करती हुई दिख रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनके वकील की मुश्किलें बढ़ रही है, न कि रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उनके वकील लगातार जो है पूरी तरह से उनको बचाने की कोशिश में है। वहीं एनसीबी लगातार जो है एक के बाद एक बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है। जी सत्यप्रकाश, आप हमेशा लगातार ये जिक्र करते रहे और हवाला ये दिया जाता है कि महज कुछ ग्राम अगर ड्रग्स आपके पास पाया जाता है तो आप लंबे अरसे के लिए सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन यहाँ तो आधा आधा किलो इधर से उधर हो रहा था। जाहिर तौर पर सुनील, देखिए जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने, उनके वकील ने एक राउंड रखा था कि रिया चक्रवर्ती के घर से बरामद नहीं किया गया ड्रग्स, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि करीब 1,85,200 रुपए का जो है ड्रग्स बरामद किया गया है और ये व्यापार के हिसाब से इतना यूज में लाया जा सकता था। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरे मामले में व्यापार हो रहा था ड्रग्स का, और रिया चक्रवर्ती को सक्रिय जो है ड्रग पेडलर के नाम में शामिल है। रिया चक्रवर्ती का उस ग्रुप में भी नाम था जिसमें तमाम बैंड्रा बॉय के नाम से जो ग्रुप बनाया गया, जो तमाम ड्रग पेडलर थे। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं,
आगे एनसीबी और कितने आड़ंगा डालने वाली है रिया चक्रवर्ती के सामने। जी बिल्कुल, ये मुश्किलें तो बढ़ती ही जाएंगी। साथ ही रिया चक्रवर्ती की अगर अदालती सुनवाई की अगर बात की जाए सत्यप्रकाश, तो सोमवार से पहले तो किसी भी हाल में सुनवाई होने से रही। देखिए, सोमवार को उनके वकील जो है तमाम जो दस्तावेज है पेपर पुटअप करेंगे, उसके बाद जो है आगे तारीख तय की जाएगी। उस तारीख में जिस तरह से दलीलें दी जाएगी उसके बाद डिपेंड करता है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी या नहीं। जी बिल्कुल, उन तमाम सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है सत्यप्रकाश के तकरीबन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जो जेल भेजा गया था वो तो काटना ही होगा रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि अदालत ने एनसीबी के आधारों को ठोस मानते हुए रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह की जमानत देने से सीधे तौर पर इनकार किया है। जहाँ तक वो सुनील, देखिए एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बड़ी एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है। ऐसे में लगातार एजेंसी ये चाहती है कि जितने अब तक जांच हुई है, जितने लोगों का नाम आया है, सबसे पहले डोजियर तैयार किया जा रहा है। डोजियर मतलब ये होता है कि जिस शख्स के खिलाफ उनकी सम्मन भेजना, कार्रवाई करनी है, उसके पहले उसके खिलाफ सबूत जुटाया जाए। तो एनसीबी जो है पूरी तरह से पहले डोजियर बनाएगी, उसके बाद जो है एक एक को सम्मन लेगी, फिर जो है पूछताछ करेगी। तो जाहिर तौर पर एनसीबी कभी नहीं चाहेगी कि उनके दावे में जो आरोपी है, जो गिरफ्तार किए गए आरोपी है, वो कभी भी बाहर जाए, क्योंकि अगर वो आरोपी बाहर जाते तो जाहिर तौर पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि ग्राउंड खुद एनसीबी ने माननीय कोर्ट के सामने रखा है। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें तो बढ़ती हैं, और उसके साथ साथ उन तमाम 6 आरोपियों को भी मुसीबतें कहीं कम होने वाली नहीं है। सत्यप्रकाश, अगर ये देखा जाए कि तमाम जो आरोपी जिन्होंने एनसीबी की पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे किए या बड़ी बड़ी बातों को कबूल किया, अदालत में ये लोग मुकर तो नहीं जाएंगे। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो एनसीबी कौन से ऐसी ठोस सबूत रखेगी? क्या इनकी तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है? क्योंकि कई मरतबा इस तरह की बातें भी आती हैं, इस तरह की दलीलें दी जाती हैं अधिवक्ताओं के द्वारा कि जांच एजेंसियों ने दबाव बनाया, पुलिस का भय दिखाया, तब जाकर ये जबरन इनसे कबूल करवाया। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंह ने कोर्ट में यही ग्राउंड रखा था कि रिया चक्रवर्ती से अब तक जो पूछताछ की गई थी वो उनके दबाव में की गई थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक महिला है और पूछताछ करने वाले तमाम एनसीबी के अधिकारी थे। ऐसे में पुरुषों के सामने रिया चक्रवर्ती अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि उनसे दबाव में बनाकर तमाम जो कबूलनामे करवाए गए। हालांकि सतीश मानसिंह को ये जानना चाहिए कि एनसीबी एक बड़ी एजेंसी है, बिना वीडियो रिकॉर्ड के कोई भी स्टेटमेंट दर्ज नहीं करती है। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती ने अब तक जितने भी बयान दिए हैं सारे के सारे रिकॉर्ड है, और केंद्र के पास डायरेक्ट जो है इस पूरे मामले की सुनवाई की जाती है। तो केंद्र को जब गृह मंत्रालय को सीधे तौर पर दी जाती है, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती यहाँ फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्डिंग जो है केंद्र के गृह मंत्री के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ऐसे में सतीश मानसिंह ने कितने भी बहाने कर दे, कितने भी अपने मुवक्किल के लिए तमाम जो कोशिशें जारी कर ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको इतनी आसानी से जो है जमानत मिलने वाली है। बिल्कुल, इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि अदालत ने भी इस मामले को बेहद गंभीर माना है सत्यप्रकाश, और इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को आधार मानते हुए रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। ऐसे में ये मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं सत्यप्रकाश, उससे तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती के साथ अब ये जाँच एजेंसियाँ बाकी तमाम लोगों को भी हिरासत में ले सकती हैं जो इनमें शामिल हैं, जो इन्होंने नाम के खुलासे किए हैं, या ये मामला रिया चक्रवर्ती के परिवार में और भी कई मेंबरों को प्रभावित करेगा। जैसे तो सुनील, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने 3 उन बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक डिजाइनर का नाम दिया, जिसमें सारा अली खान वो एक्टर है जो सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप में गई थी, उसके बाद सुशांत के साथ उनके फार्म हाउस में गई थी। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती ने उनका भी नाम दिया है, उनके अलावा खंबाता का भी नाम दिया है। तो तमाम लोगों के इस तरह से नाम दिया जो आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। हालांकि एनसीबी के द्वारा जो लिस्ट दी गई है उनमें 3 लोगों का नाम है। तो ऐसे में कई और लोग हैं जिनका नाम अभी बाहर नहीं निकला है, लेकिन जाहिर तौर पर जिनका भी नाम है उनके लिए एनसीबी लगातार डोजियर तैयार करे और कभी भी उनको सम्मान देगी। जी बिल्कुल, तो इन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये नाम रिया चक्रवर्ती ने और सौभिक चक्रवर्ती ने अपने खुलासे में बताए हैं। तमाम जो ड्रग्स पेडलर हिरासत में आए हैं उन्होंने भी बताया कि कहाँ कहाँ उनके कनेक्शन हैं, बॉलीवुड में कितना ड्रग्स का ये मकड़ जाल फैला हुआ है।
बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश साहब का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के कारण शुक्रवार को 63 और मरीजों की मौत हो जाने के साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या करीब 2212 हो गई है। आपको बता दें कि इसी दौरान कोरोना के करीब 2526 नए पॉजिटिव मामले भी सामने आए हैं, जिनके साथ ही राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 74,616 तक पहुंच गई है। इस समय राज्य में कई अस्पतालों में करीब 19,096 मरीज गंभीर हैं। इनकी आपको बता दें इन्हें जांच के लिए गहन निगरानी में रखा गया है। इनमें से करीब 608 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनमें से 529 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी हैं। करीब 79 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी ओर शुक्रवार की अगर बात की जाए तो 1402 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर जाने की इजाज़त दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को लुधियाना में करीब 12, जालंधर में 8, बठिंडा में और पटियाला में 7, होशियारपुर में 5, अमृतसर और मुक्तसर पठानकोट के साथ ही गुरदासपुर में 3 और संगरूर के साथ ही तरन तारण में 4, फरीदकोट, मोहाली, मोगा और फिरोजपुर में 1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। तो कोरोना के मामले लगातार पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें पंजाब में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ना लाजमी है। कई मोर्चों पर मुख्यमंत्री ने आकर ये कहा है कि आप घबराएं नहीं, लेकिन हाँ सतर्कता सावधानी जरूर बरतें। पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण को शुक्रवार को 63 और मरीजों की मौत का ये कारण बना। आपको बता दें कि राज्य में इस महामारी से मरने वालों की अब कुल संख्या 2212 हो गई है। इसी दौरान कोरोना से करीब 2526 नए पॉजिटिव मामले भी सामने आए हैं, जिनके साथ ही राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर अब 74,616 पहुंच गई है। इस समय राज्य में कई अस्पतालों में करीब 19,096 गंभीर मरीजों को गहन निगरानी में रखा गया है। इनमें से करीब 608 मरीजों की हालत नाजुक है। इनमें से 529 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 79 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी ओर शुक्रवार को करीब 1402 मरीजों को स्वस्थ होने पर उनके घर भेजने की इजाज़त दे दी गई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को लुधियाना में 12, जालंधर में 8 और बठिंडा के साथ ही पटियाला में 7 मरीज सामने आए हैं। चंडीगढ़ लिए चलेंगे आपको विनीत कपूर, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। विनीत, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको सतर्कता बरतनी है, घबराना नहीं है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से कोरोना जो है वो प्रदेश में पूरी तरह से अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कल शाम तक के आंकड़ों की बात करें तो कल शाम तक प्रदेश के अंदर 2526 नए संक्रमित मामले सामने आए, जिसके साथ ही अगर हम डेथ की बात करें तो 63 संक्रमितों की कल मौत हो चुकी है। यानी लगातार पंजाब में जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता सा नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर टोटल एक्टिव केसों की बात करें तो जो विभिन्न अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है 19,096 लोग ऐसे हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इस वक्त इलाज जारी है। यानी ये सब एक्टिव केस हैं। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज केसेस की बात करें, यानी जो ठीक हो चुके हैं, तो 53,000 से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हुआ था लेकिन वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर तकरीबन 529 मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर की बात करें तो 79 ऐसे पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। बहुत से इंतजाम किए गए हैं पंजाब प्रशासन की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी कोरोना का कहर पंजाब में थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ अगर हम चंडीगढ़ की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी यही आलम है कि वहाँ पर भी हर रोज़ नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। यानी नए केसेस जो हैं वो बड़े लेवल पर निकल कर सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकारों की तरफ से कहीं
ना कहीं अनलॉकडाउन की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं, लोगों को राहत देने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये एक बड़ी चिंता का कारण है। जी विनीत, वजह क्या मानी जा रही है कि अब जो कोरोना की जो चेन है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि स्थिति तो ये हो गई कि पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, अब तक हमने देखा लगातार तमाम सक्रियता बढ़ती जा रही थी। क्या अनलॉक 4 में जो छूट मिली है और राज्य अपनी मनमानी तरीके से लॉकडाउन नहीं कर सकते, तमाम सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर ये चैन बढ़ रही है? बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो ये कोरोना है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है वो होनी अब शुरू हो चुकी है। यह नहीं पता लगता कि आखिर एक व्यक्ति को कोरोना दूसरे व्यक्ति से कैसे हुआ, कौन व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव था जिसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को कोरोना हुआ। क्योंकि जो ये कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेडिंग, इसका खतरा इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें व्यक्तियों का ही नहीं पता लगेगा कि आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो कोरोना पॉजिटिव है, कौन ऐसा नहीं है जिसका नहीं पता लगाया पाए। तो कई केस ऐसे आ चुके हैं, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, जिसमें सोर्स का ही नहीं पता लगा कि व्यक्ति किस ढंग से पॉजिटिव हुआ। तो ऐसे में यही कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है ये एक बड़ा खतरा बनी हुई है। इसी वजह से बार बार सरकारें ये कह रही हैं कि जिसको भी सिम्टम आते हैं, यानी जिसको भी बुखार आता है, जुकाम आता है, खांसी होती है, वो तुरंत अपना टेस्ट करवाए ताकि पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो ऐसे में उसका इलाज होगा और साथ साथ उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उसका इलाज होगा। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं उनको भी पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सुनील बात करें जिस ढंग से लगातार कोरोना की वजह से अनलॉकडाउन हुआ, उसमें जो छूट दी गई उन छूट का लोग जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते भी नजर आए हैं। सड़कों पर जगह जगह जो है भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा वाहन जो हैं, चाहे 4 पहिया वाहनों की बात करें, 2 पहिया वाहनों की बात करें, उनकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती थी, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नज़र आ रही हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना मास्क डाले सड़कों पर उतरते नज़र आ रहे हैं। यानी जो एहतियात पहले बरती जा रही थी जब कोरोना आया था, उस तरह की एहतियात जो है वो अब देखने को नहीं मिल रही है, जो बड़ा कारण बन रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग भी हो रहा है और लोग जो हैं लगातार कोरोना की गिरफ्त में आते हुए आ रहे हैं। जी लेकिन ऐसे में विनीत एक और चीज देखने को मिली कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उनमें बदलाव आया है। अब कुछ व्यक्तियों को तो यही नहीं पता चल पाता कि उनको कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं अगर जांच करा रहे हैं, और वो बाकी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जो लोग पहले से किसी डिजीज या किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो उनके संपर्क में आते हैं, तो उनकी जान के लिए खतरा हो जा रहा है। विनीत, बिल्कुल, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि सिम्टम जो हैं वो कम हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, भले ही उनको कोरोना हो चुका हो, लेकिन उनको सिम्टम पता नहीं लगते। ना तो उनको बुखार होता है, ना खांसी होती है, ना अन्य सिम्टम होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनको खुद नहीं एहसास होता कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति भी जो है वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चेन जो है वो बनती हुई नजर आती है। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि जब एक व्यक्ति पॉजिटिव होता था तो उसके आसपास के जितने भी संपर्क में आए लोग थे उनको तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाता था, तुरंत उनके टेस्टों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था। लेकिन अब वो प्रक्रिया जो है ज़रूर उसके पारिवारिक मेंबर जो है उनके साथ अपनाई जाती है, उसके क्लोज संपर्क में जो लोग आए उनके साथ अपनाई जाती है। लेकिन और जो लोग कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे हुए उसे सैनिटाइज करने का काम किया जाता था। लेकिन अब तो अगर ये कहा जाता है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो होम क्वारंटीन हो जाए, कमरे में बंद हो जाए। जी बिल्कुल, यही एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसके आसपास के एरिया को सैनिटाइज भी करने का सिलसिला जो है कई इलाकों में बंद हो चुका है। सैनिटाइज नहीं होता, पहले जो एहतियात बरती जाती थी, आसपास के लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जाता था, अब वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लाइटली इस बीमारी को लोग भी लेना शुरू कर चुके हैं और सरकारें भी कहीं ना कहीं इस महामारी को लाइटली ले रही हैं। यही एक वजह है कि लगातार जो इसका संक्रमण है वो फैलता सा नजर आ रहा है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाइयों से बाहर निकलकर सरकार को ग्राउंड लेवल पर इस तरह के इंतजाम करने चाहिए कि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और जो एहतियात दी गई है, यानी जो कह सकते हैं कि पहले माइक्रो जोन बनाए गए थे या फिर जो ग्रीन जोन बनाए गए थे, ऑरेंज जोन बनाए गए थे, रेड जोन बनाए गए थे, उस तरह की प्रक्रिया को दोबारा से फॉलो करने की जरूरत है ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। क्योंकि अब जिस तरह सरकार को बढ़ाना होगा
और जांच के दायरे के साथ साथ तमाम सारी व्यवस्थाओं को फिर से एक बार कड़ाई से व्यवस्थित करने की भी ज़रूरत है। और हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए, इस महामारी को आप हल्के में न लें। ये आपकी जान के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद घातक बीमारी है। तो आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, यही हमारी अपील है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रालोसपा को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रखर प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाले प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अभिषेक झा ने पत्र में लिखा है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे लिए सबसे जरूरी है जनता का मुद्दा, लेकिन महागठबंधन के अंदर रहकर ये कर पाना संभव नहीं हो सकता। पार्टी के अंदर भी बहुत मौके और विषयों पर मेरी राय को नज़रअंदाज किया गया। ऐसी परिस्थितियों में सम्मान के साथ समझौता करके राजनीति कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने निर्माण काल से ही कई जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही थी। आपको पूरा बिहार एक बुद्धिजीवी, विद्वान, प्रोफेसर और नेता के रूप में जानता है। केंद्रीय राज्य मंत्री हों या नेता प्रतिपक्ष, इन पदों को आपने संभाला है, लेकिन अभी भी इस परिवेश में ऐसा लगता है कि जैसे इस गठबंधन में हमारी राजनीति 9वीं पास या फेल नवोदित नेता के दरवाजे पर खड़ी है। तो तमाम सारी बातें कहते हुए अभिषेक झा ने इस्तीफा दे दिया। बड़ा झटका लगा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रालोसपा को बड़ा झटका लगा है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रखर प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाले प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस्तीफा दे दिया। अभिषेक ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जनता का मुद्दा होता है, लेकिन महागठबंधन के अंदर रहकर ये कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन का ही हिस्सा हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने निर्माण काल से ही जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन हम अगर महागठबंधन में शरीक रहते हैं, महागठबंधन का हिस्सा रहते हैं, तो फिर हम कैसे आवाज़ उठा पाएंगे, हम कैसे जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे। ये तमाम सारी दलीलें देते हुए पत्र के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा को ये कहते हुए कि मैं पार्टी की पहली प्राथमिकता के साथ साथ मुख्य प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देता हूं, उपेंद्र झा ने पार्टी को छोड़ दिया। अभिषेक झा ने पत्र में लिखा कि राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे लिए सबसे जरूरी है जनता का मुद्दा, लेकिन महागठबंधन के अंदर रहकर ये कर पाना संभव नहीं है। पार्टी के अंदर भी बहुत मौके और विषयों पर मेरी राय को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी राय को पार्टी ने नज़रअंदाज किया है। अब वो पार्टी ने खुद अपने बिहाफ पे किया या फिर महागठबंधन का हिस्सा रही है, इसलिए वहाँ का कोई प्रेशर, वहाँ का कोई दबाव, मसलन जो भी हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अभिषेक झा ने बाय बाय कर दिया है। पटना लिए चलेंगे आपको, जहां पर मिथिलेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने चुनाव से पहले पार्टी को बाय बाय बोल दिया। बिल्कुल, एक ये कहा जा सकता जो सबसे कठिन जाते हैं अभिषेक झा से एक राजनीतिक जो लेकिन अब की बार जो साथ देने के जा रहे हैं वो जदयू के साथ है, और वे ललन सिंह ने मिल करके जो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, आपके अशोक चौधरी मंत्री, वीरेंद्र कुमार, जदयू प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मौजूद थे, जहां पर वे जाकर सीधे अभिषेक झा जदयू में शामिल हो गए। जदयू में शामिल होने के बाद सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी की अपनी व्याख्या व्यक्त किया। सबसे अहम बात मैं माना जाता है कि अभी बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, उसमें खास करके इस्तीफे के जो दौर है, उसमें आप देख लें कि एक तरफ जहां पे राजद की
सबसे दिग्गज नेता जो 25 सालों के साथ रह रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा दे करके अपने बाहर की ओर चले और जदयू के तरफ खेलने में जाने की तैयारी में भी उन्होंने लगा दिया है। हालांकि अभी उनकी जो स्थिति है काफी नाजुक है, बीमार है और अभी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के बाद अगर हम लोग देखें साफ, तो ये दिख रहा है बिहार की जो राजनीति उथल पुथल है उसमें जो इस्तीफे की दौर है, तो जदयू खेलने को लेकर के मजबूती बनाने को लेकर के ये सारे कुछ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि अभिषेक झा जो प्रखर के रूप में माने जाते हैं, काफी उनके शुरुआती दौर के रहे हैं और विद्वान भी हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे करके सीधे सदस्यता उन्होंने जदयू की तरफ जाहिर कर लिया है और अभिषेक के इस्तीफा देने के बाद में वे सीधे जदयू की तरफ जो रुख किया है, उन्होंने सीधे यही कहा है कि खास करके उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बोला है कि आपका पूरा बिहार एक बुद्धिजीवी रहे हैं और आपके साथ हमने जो चला है उसमें राजनीतिक पार्टी के रूप में हम जनता का मुद्दा लेकर के महागठबंधन के अंदर रहकर यह कर पाना संभव नहीं हो सकता था। मिथिलेश, ये हर वर्ष जब भी चुनावों का दौर आता है, या ये कह लिया जाए कि 5 साल बाद जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसी स्थिति देखने को बनती है। चुनाव से पहले दल बदलने का खेल चलता है। क्या अभिषेक झा भी किसी दूसरे दल की तरफ देख रहे हैं, जहां पर यहाँ तो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो इस तरह की स्थिति हुई कि कई मौकों पर मेरी आवाज को दबाया गया। देखिए, ये उथल पुथल तो शुरुआती दौर से ही चलता है। अगर आप 5 साल के अंतराल की ही बातें करें, तब विधानसभा चुनाव जब पूर्व की बातें कर लें, तो ये सारी सक्रियता आपको चुनाव की आने की 2-3 माह के पहले ही ये सारे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। खास करके स्थिति की दौर या आप पार्टी से मिलने की बातें जो सामने आती है उसकी दौर, तो ये सीधे कहा जा सकता है कि ये जो दौर चल रहा है अभी खास करके इस्तीफे का, दूसरी पार्टी में जुड़ जाने का, तो एक आम फैसले लेकर के हर पार्टी मजबूती आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सबसे ज्यादा सीट मौजूद रहे। अभी जैसे आपने एनडीए का ही ले लीजिए, एनडीए ने अपने जिस तरीके से सक्रियता बरकरार करने के लिए अपने 220 सीटों पर कायम कर करके और अपने आगामी चुनाव में उतरने के प्रयास कर रही है, उसी तरह से अगर देख लिया जाए तो ये भी एक कहा जा सकता है कि अभिषेक झा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ये लाया गया है। और खास करके जदयू जब इनको ले आ रहा था तो उस समय खुद मौजूद थे आपके पार्टी के जो लोग रघुवंश प्रसाद सिंह ने लाए थे उनको, और कई भी वहाँ पे नेता मौजूद थे जो जदयू के तरफ से अभिषेक झा को उन्हें प्रस्ताव रखा था और सदस्यता को ग्रहण कराया था। जी, ऐसे में आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो भी इस समय ऐसी स्थिति में ही हैं। जो 30 साल से पार्टी का झंडा और डंडा लेकर चल रहे थे, उन्होंने तो अस्पताल के कमरे से ही इस्तीफा भेज दिया। देखिए, अजीबो स्थिति की अभी बना चल रहा है खास करके बिहार की राजनीति में। एक तरफ झारखंड में चारा घोटाले की सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अपनी चिट्ठी में ये लिखते हैं कि रघुवंश प्रसाद आप हमारे पुराने साथी रहे हैं और आपको इस टीम को छोड़ करके यानी कि राजद को छोड़ करके आपको जाना उचित नहीं होगा। लेकिन उसी समय में रघुवंश प्रसाद सिंह जो राजद के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने उसी समय चिट्ठी लिख करके ये तय करते हैं कि लालू प्रसाद यादव अब आपके साथ हम साथ नहीं दे पाएंगे। ये 32 साल की जो कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन अब आगामी जो कार्यकाल होगा वो हमारा आपके साथ में नहीं रह पाएगा। तो ये जिस तरीके से आरजेडी की खबरें की बातें कही जा रही है, आरजेडी टूटने की कगार पे आ गई इस मामले में, क्योंकि नेतृत्वकर्ता एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो सबसे न्यू रखे गए सुप्रीमो माने जाते हैं और सबसे रेड माने जाते हैं, वे खुद अपने सजागता के रूप में हैं, जेल में हैं। दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता के रूप में रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जहां पर प्रखर रूप से जाना जाता है, राजनीतिक रूप से जाना जाता है और ये भी जाना जाता है कि कैसे सीट को निकाला जा सके। तो वे भी इस्तीफा दे करके बाहर निकल गए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आरजेडी का थोड़ी सी कमजोरी यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। और जिस व्यक्ति विशेष का अगर जनाधार होता है तो बाकी दल जो है तत्काल प्रभाव से उसे लपकने का काम करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब रघुवंश प्रसाद ने इस्तीफा भेजा तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने फोन करके उनका हालचाल भी जान लिया। जी, यहाँ अहम बातें हैं कि दिल्ली में अभी रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, अभी हालात उनकी अच्छी नहीं मानी जा रही है। कल रात्रि में उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन इन तमाम वो भगवान की
तमाम सारी अगर कोरोना महामारी देखें या तमाम सारी दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भगवान की दुआ से वो जल्दी से जल्दी कृपा से ठीक हो जाएं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे पहले हालचाल नहीं जाना गया, इस्तीफा दिया तो समझ में आया बाकी लोगों को, अब तो खाली हो गए नेताजी, अब चलो बाकी हालचाल ले लो। बिल्कुल, ये तो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर रघुवंश प्रसाद सिंह काफी दिनों से बीमार रहे थे, कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उसके जब कोरोना के संक्रमित तो उस समय किसी ने पूछा नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, वही कहना चाह रहा था मैं, हालचाल उनसे पूछने नहीं गए। लेकिन जैसे ही उनकी ये पता चला कि आरजेडी को छोड़ करके आज खाली बैठे पड़े हैं, तो आप उनको अपनी तरफ रुझान करने के लिए कई दिग्गज नेता लोग आप उसकी हालचाल पूछने वहां तक चले जा रहे हैं। उनके अस्पताल में जाकर के हालचाल पूछने जा रहे हैं, उनके बेटे वहां मौजूद है, वहां पे हालचाल पूछने के लिए चले जा रहे हैं। अब हर एक गतिविधि पर उनकी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल मिथिलेश, राजनीतिक पार्टियों की एक अलग ही तरह की सियासत है, अलग ही तरह की राजनीति है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कहाँ कैसे किस तरह के गणित बिठाए जाते हैं, कैसे गठजोड़ लगाए जाते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि बिहार चुनाव में बहुत सारी चीज़ें अभी और देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में आज के वीकेंड लॉकडाउन को रद्द कर दिया गया है। 13 सितंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है और आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले लॉकडाउन को सरकार ने हटा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ममता ने ट्वीट करके कहा कि 12 सितंबर को राज्य में लॉकडाउन नहीं रहेगा। यह लॉकडाउन नीट की परीक्षा को देखते हुए लिया गया है ताकि छात्रों को परेशानी न हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने 11 और 12 सितंबर को राज्य में लॉकडाउन घोषित किया था। 13 सितंबर को नीट 2020 की परीक्षा है और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12 तारीख का लॉकडाउन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि कई छात्रों के लॉकडाउन हटाने की मांग थी, उनकी मांग को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में आज के वीकेंड लॉकडाउन को रद्द किया गया है। आपको ये बता दें कि 13 सितंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है और इसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया है। शांतनु बनर्जी हमारे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं कोलकाता से। शांतनु, लॉकडाउन को हटा दिया गया ममता बनर्जी के ट्वीट से, तो ये लगता है कि छात्रों की मांग को मान लिया गया। इसी महीने का 7 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख तीनों दिन पहले किया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन करने। लेकिन जब में मतलब उसने घोषणा किया था, लेकिन करने के बाद जो विरोधी दल है, विरोधी दल ऐसी मांग कर रहा था जो मतलब 12 और 13 तक लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब 13 तारीख अगर कोई परीक्षा है जेईई और नीट का, और इसी कारण से मतलब खुद ममता बनर्जी को बार बार सभी दल ने रिक्वेस्ट कर रहा था
तो सभी दल ने ऐसे ही बोल रहा था 13 तारीख अगर परीक्षा होगा तो 12 तारीख कैसे लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि आप देखिएगा पूरा बंगाल पे अभी तक फिलहाल मतलब 3 क्षेत्र, एक है कलकत्ता, दूसरा सिलीगुड़ी और तीसरा है दुर्गापुर, ये 3 क्षेत्रों पर जो सेंटर बनाया गया। तो हम लोग देखा है कभी करीब 10 तारीख से जो स्टूडेंट लोग है जेईई नीट का जो परीक्षा दे रहा है वो स्टूडेंट लोग फिलहाल ये 3 क्षेत्रों में 10 तारीख से ही घुस गया, क्योंकि उन बच्चे लोगों का मालूम था कि करीब 11 और 12 तारीख अगर लॉकडाउन होगा तो 13 तारीख को परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो इसी कारण से सभी लोगों ने पहले घुस गया, लेकिन अचानक ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दिया जो 12 तारीख का लॉकडाउन नहीं हो रहा है फिलहाल पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको मैं दिला देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने जब राय दिया था जो 13 तारीख मतलब परीक्षा उसी मतलब डेट पे होना चाहिए और होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 राज्यों मिलकर जो मतलब फिर से रिट पिटीशन किया था आपका सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट पर जो रिट पिटीशन का जो हमने सीधा जो नतीजा देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि नहीं परीक्षा उसी डेट में ही होना चाहिए और उसी डेट में होगा। तो इसको इन राज्यों को मुंह की खानी पड़ी थी जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको देखने के बाद भी विरोधी दल ने, भाजपा का कई लोगों ने मतलब टिप्पणी शुरू कर दिया था जो मुख्यमंत्री को पहले ही मतलब लॉकडाउन विथड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि मतलब इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो क्योंकि जो बच्चे लोग का जो भविष्य है ये सबसे बड़ी सवाल सामने खड़ा हो गया। और फिलहाल आपको देख रहे हैं जो बहुत पहले लॉकडाउन मतलब अगर नहीं करने का अगर कोई घोषित करते थे तो कम से कम ये बच्चों लोगों का जो हैरानी हो रहा है कि फिलहाल वो 10 तारीख कोई 9 तारीख मतलब पहुंच गया कहीं, मतलब जिसका जो कलकत्ता में सीट है वो अगर सिलीगुड़ी जाए तो कम से कम आपको 1.5 दिन लग जाता है, दुर्गापुर जाने में कम से कम 1 दिन लग जाता है। तो किसी ने किसी का होटल में रहेगा, किसी ने उसका मतलब रिश्तेदार का कोई घर है तो आसपास में घर में रहेगा, किसी ने उसका खुद अपना स्टूडेंट का घर में रहेगा। ऐसी हालत पर अभी जो देख रहे हैं जो काल फिलहाल जेईई नीट का परीक्षा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे बड़ी जो घोषित किया है कि फिलहाल काल मेट्रो चालू होगा, सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए मेट्रो चलेगा और पूरा इलाका पर कम से कम कलकत्ता में 600 का ऊपर बस चालू करने का मतलब घोषणा की। किसी भी हालत से वो बस चलेगा, ये प्राइवेट हो या सरकारी हो और ये पब्लिक हो, तो कम से कम सब कुछ मिलजुल के अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, हर रोज पश्चिम बंगाल में करीब 3000 का ऊपर कोरोना मरीज का संक्रमित आता है। साथ साथ भी ममता बनर्जी जो गाइडलाइन स्वास्थ्य दफ्तर से जो किया था जो शांतनु, सवाल ये है कि जब इतनी ही फिक्र है प्रदेश की और छात्र छात्राओं की ममता बनर्जी को, तो फिर क्यों नहीं इन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कर दी जाती थी? इन बच्चों को घर से ले जाकर सेंटर और सेंटर से ले जाकर घर पर छोड़ने की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्योंकि अगर कोई रैली होती है, चुनावी रैली, तो हजारों हजार की संख्या में लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था कर जाती है। इतना ही नहीं, उनके लिए तो पूरी सब्जी की भी व्यवस्था कर दी जाती है कि वहां रहेंगे तो भैया को कुछ तो खिलाना पड़ेगा। लेकिन छात्र छात्राओं के लिए कुछ नहीं, बोले लॉकडाउन है, 1 दिन पहले बता रहे हैं, बच्चे 3 दिन पहले से ही परेशान है, इधर से उधर भागते फिर रहे। जी गजब हाल है। बिल्कुल सुनील जी, एकदम बिल्कुल। मैं वही कहना चाहता हूँ जो करीब 9-10 तारीख से जो बच्चे लोग मतलब इधर उधर जो मतलब जहाँ पे जाते हैं, जिसका जो सेंटर है वही सेंटर पे मतलब दौड़ते हुए भागते हुए कहीं बस पे कहीं ट्रेन पे सफर करते हुए लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सामने मुद्दा आ रहा है, जो ममता बनर्जी आज घोषणा किया था वो कम से कम पिछले हफ्ता मतलब उसको घोषणा कर देना चाहिए था जो 12 तारीख लॉकडाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब करने वाली, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाली बच्चों को ये बात है। क्योंकि अगर बच्चों को ये पता है कि पहले हमारे पास आगे कोई विकल्प नहीं होगा, तो बच्चे 2-3 दिन पहले ही परेशानी उठाते हुए इधर से उधर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी साधन संसाधन नहीं मिलेगा। ऐसे में तमाम बच्चे तो ऐसे होंगे जो न जाने कहां खुले में कैंपसों के बाहर वहां पर जाके उन्होंने टेंट लगाया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। काल भी आपका उत्तर बंग सिलीगुड़ी क्षेत्रों से कलकत्ता 3 जेईई नीट का जो परीक्षा देने के लिए 3 बच्चे आए थे, लेकिन वो फिलहाल बस में पकड़ कर आए थे और नाइट सुपर बस में आकर कलकत्ता में आए थे, लेकिन कलकत्ता में उसका कोई सहारा नहीं मिला। वो बच्चे लोग जब कलकत्ता का धर्मतला क्षेत्र पर उतरे, उसके बाद उसका जो मतलब पार्क इलाका में खुद पैदल चल के आया, खुद पुलिस को बोला, लेकिन पुलिस ने कोई सहायता की नहीं की। ये सबसे बड़ी सवाल जो आ रहा है सामने। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में शांतनु देखने को मिल रहा है कि हिटलर शाही चल रही है। दीदी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो जनता के लिए नहीं सोच रही है। वो ये भूल गई हैं कि इसी जनता के वोट से वो सिंहासन पर बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं।
बहुत शुक्रिया शांतनु आपका तमाम जानकारी के लिए। भारतीय रेलवे आज से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रही है। ये ट्रेनें पहले से भी आपको बता दें चल रही हैं और अब आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, तमाम गतिविधियों को देखते हुए, तमाम हालातों को देखते हुए अब 80 नई ट्रेनें, विशेष ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। तो भारतीय रेलवे आज से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें पहले से भी चल रही करीब 230 ट्रेनों के अलावा पटरी पर दौड़ेंगी। रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी करके पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से गतिविधियां शिथिल पड़ गई हैं। साथ ही सरकार के द्वारा गतिविधियों में रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वीके यादव ने कहा है इन तमाम सारी परेशानियों के बीच कि रेलवे मौजूदा समय में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी करके ये पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विशेष ट्रेन के लिए जब भी ज़रूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी की तरह एक क्लोन ट्रेन भी चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सकें। जी हाँ, परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्य से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा। आपको ये बता दें कि रेलवे ने ट्रेन से यात्रा के दौरान ज़रूरी उन नियमों का पालन कराना, साथ ही रेलवे ने स्टेशन परिसर और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें ही रेलवे अथॉरिटी स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देगी। इसके अलावा सभी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। यात्रियों को बगैर टिकट के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जब आप यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको पहले से, यानी कि स्टेशन परिसर में घुसने से पहले ही आपको अपना टिकट दिखाना होगा। उसके बाद ही आप स्टेशन परिसर में एंट्री कर पाएंगे। दिल्ली लिए चलेंगे आपको। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। राजीव, आज से स्पेशल 80 ट्रेनें चलाने की कवायद की जा रही है। 230 जो ट्रेनें चल रही थी उन्हीं के क्लोन मान लीजिए, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट लंबी है तो जिस ट्रेन में ज़्यादा वेटिंग है उसी का क्लोन बनाया जाएगा और उस ट्रेन को आगे चलाया जाएगा। यानी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। जिस तरीके से रेलवे विभाग की तरफ कहा गया था कि 80 ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी 40 जोड़े भारत नंबर की गई थी, मगर उनकी जो बुकिंग थी, यानी कि जो उनकी रिजर्वेशन थी वो 10 सितंबर से की गई थी, और वो भी ऑनलाइन। जिन्होंने मतलब ऑनलाइन के लिए टिकट के लिए अप्लाई किया गया था उनकी ही रिजर्वेशन हो चुकी है, और जिनकी नई वेटिंग में डाली गई है उनके लिए भी टाइमिंग दिया गया है कि किस तरीके से उनकी बुकिंग की जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। रेलवे विभाग की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। यहाँ तक कि जो रेलवे कह सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की, गाड़ी के अंदर जाने की जो जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू बनाई गई है। फुटमार्क बनाए गए हैं। यहाँ तक कि हर व्यक्ति के अंदर मोबाइल देखा जा रहा है कि उसके पास स्वास्थ्य के आरोग्य ऐप्स है क्या नहीं है, मास्क है क्या नहीं है, सैनिटाइजर है क्या नहीं है, यानी कि सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही उसको ट्रेन के अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही सारी चीज प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर देखना होगा जिस तरीके से अब 230 ट्रेनें ज्यादा चलाई जा चुकी है और सारी ही स्पेशल ट्रेनें हैं, लगभग कोशिश ये की जा रही है जनता को और भी सुविधा देने की। मगर कहीं ना कहीं और राज्यों की तरफ से जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे रेलवे प्रशासन अपनी सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाएगा और ज्यादा कोशिश करेगा कि जनता तक सुविधाएं पहुंच सके। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से थोड़ी ढिलाई जरूर है, क्योंकि हर समय रहते हुए ही ट्रेनों को चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की हर तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो सरकार की प्रक्रिया है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तक कि क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो कहीं ना कहीं हर तरीके के हर चीज को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी सुरक्षा जो कर्मी है उनको भी ध्यान रखा जा रहा है, उनके भी मास्क वगैरह का यूज किया जा रहा है, यानी कि और यहाँ तक कि जो हैंड ग्लव्स है उनको वो भी दिए गए हैं। और यहाँ तक कि हर तरीके से ये कहा गया है कि आप सुविधाओं का ज्यादातर ध्यान रखें ताकि किसी पैसेंजर को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो सके। जी राजीव, ये ट्रेनें देश भर में चलाई जा रही हैं, उन अलग अलग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगी जहां जहां से यात्री आवागमन करते हैं, या फिर दिल्ली से ही ये ट्रेनें निकलेंगी, दौड़ेंगी?
देखिए बिल्कुल बताइए, कुछ ट्रेनें दिल्ली से हैं, कुछ यूपी से हैं, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग राज्यों के ट्रेनें जाएंगी। और यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, यानी कि अगर दिल्ली से चलकर अगर कहीं यूपी या लखनऊ जाती है ट्रेन, तो लखनऊ पे भी ट्रेनों को सैनिटाइजर किया जाएगा, सुरक्षा का मद्देनजर हर तरीके से कोशिश की जाएगी, सब जगह पालन हो। जहाँ तक कि जो बीच में अगर ट्रेनों की जो रुकने की प्रक्रिया है, यानी किसी प्लेटफॉर्म पर अगर रुकती है गाड़ियां, तो कहीं ना कहीं उनको भी वहां पे भी चेकिंग की जाएगी। यहाँ तक कि जितने पैसेंजर उतरेंगे या जितने पैसेंजर चढ़ेंगे, उन सबका खास तौर पर सैनिटाइजर, मास्क वगैरह हर तरीके से सेतु के आरोग्य ऐप से देखा जाएगा और हर तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पर कोशिश ये की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर रहकर पालन किया जाए। और यहाँ तक की जो प्रक्रिया है गाइडलाइन की, यानी कि गाइडलाइन को फॉलो करने की जो प्रक्रिया है वो भी अपनाई जाए। मगर हर किसी को किसी भी तरीके से कोई सुविधा दिक्कतें ना हो, वो जरूर खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तक कि और जो प्रक्रिया चलाई जाएगी, यानी कि और जो ट्रेनें चलाने की जो बात चल रही है, वो कहीं ना कहीं और राज्यों से जैसे जैसे डिमांड आएगी और जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उस हिसाब से ही रेलवे प्रशासन और गाड़ियों को चलाने की कोशिश करेगा। मगर देखना होगा ये सारी प्रक्रिया आज से जब स्टार्ट की जानी है, ये 80 ट्रेनें जो स्टार्ट की जा रही है वो कितनी कारगर हो रही है और आगे की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि और राज्यों से जो डिमांड आएगी पब्लिक के लिए या फिर और जनता के लिए, वो देखना होगा किस तरीके से निभाई जाएगी। मगर हाँ, अभी ये जरूर है कि अभी रेलवे प्रशासन हर तरीके से कोशिश कर रहा है प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की, उसी को परमिशन है जिसके पास उसकी बुकिंग हो चुकी है या फिर बुकिंग नहीं है तो अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक काला कदम जरूर है, क्योंकि अगर भीड़ ज्यादा होगी तो दिक्कतें होंगी और उसी दिक्कतों को बचने के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर हर एक को जाने की परमिशन नहीं है। जी राजीव, ऐसे में ट्रेन की संख्या से लेकर, ट्रेन की पट्टिकाओं से लेकर और स्टेशन पर तमाम व्यवस्थाओं से लेकर एक बड़ा टास्क है। क्या ये तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये सुनिश्चित कर ली गई हैं या फिर तत्काल प्रभाव से जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी जिस ट्रेन में, उसके हिसाब से तैयार किया जाएगा अगली ट्रेन को उसको क्लोन बनाने के लिए? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अगर वेटिंग के अंदर किसी व्यक्ति की यानी कि रिजर्वेशन हो चुकी है, बुकिंग हो चुकी है, मगर वो वेटिंग में है, तो कहीं ना कहीं गाड़ियों को और बढ़ाने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी और ज्यादा सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। मगर अभी रेलवे प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अभी उन्होंने स्पेशल अच्छी ट्रेनें चलाई गई हैं। अगर जनता की सुविधाएं और ज्यादा होती है, यानी कि जनता और डिमांड करती है और राज्य और डिमांड ज्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा ट्रेनें बढ़ाई जा सकती है। मगर अभी अच्छी ट्रेनें स्टार्ट की गई, आज पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की डिमांड से होगा या फिर राज्य की स्थिति परिस्थितियों को देखकर राजीव होगा? क्योंकि लोग तो आज तक कभी ये नहीं कहे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे कोरोना से पहले की बात हो या अभी भी, कि ट्रेनें मत चलाओ। हमेशा कहते रहे बहुत ट्रेनें कम चलती हैं, बहुत ट्रेनें कम चलती हैं, ट्रेनें बढ़ाइए, ट्रेनें बढ़ाइए, तो लोग तो कहेंगे ही। लेकिन क्या राज्यों की स्थिति को देखकर रेलवे फैसला लेगा या लोगों के कहने को? देखिए बिल्कुल जो रेलवे प्रशासन की जो यानी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर डिपेंड करती है। अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ से डिमांड बढ़ाएंगे और रेलवे प्रशासन को अपनी लिस्ट देंगे कि हमें इतने ट्रेनें और चाहिए और इतनी सुविधाएं और चाहिए जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन बड़े कदम उठाएगा। मगर जनता की तो बात अलग है। जनता तो हमेशा हर बार यही कहती है कि जनता कहती है कि भाई ट्रेनें कम है, रेलवे प्रशासन सुविधा नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं उनकी खामियां निकाली जाती है। मगर राज्य सरकारें जैसे जैसे अपनी अपनी लिस्ट देंगी और जितनी जितनी गाड़ियों की ज्यादा ज्यादा डिमांड होगी उन गाड़ियों को ही चलाया जाएगा। मगर अभी पैसेंजर गाड़ियों को चलाया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पैसेंजर गाड़ियों की भी डिमांड आ रही है। मगर जैसे जैसे राज्य सरकारें अपनी अपनी लिस्ट देंगी तो ही रेलवे प्रशासन उनके लिए बिल्कुल जाहिर तौर पर राजीव, और तमाम नियमों और शर्तों के साथ ही रेलवे ट्रेनों को चला रहा है और आगे भी आने वाले समय में चलाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। और ऐसे में हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान की लोकल ट्रेनों का हाल दुनिया से वाकिफ़ है कि किस तरह की स्थिति रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम सारी नियम और शर्तों के साथ ही रेलवे उन ट्रेनों को संचालित करेगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों में आई अचानक तेजी के कारण शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी कि लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस अफवाह के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाह को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला शासन प्रशासन ने नहीं लिया है और ना ही इस तरह के आदेश और निर्देश मिले हैं। मनीष सिंह ने साफ किया कि शहरवासियों को घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर को लॉकडाउन में धकेलने की कोरी अफवाह है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही यह खबर पूरी तरह से फेक है, झूठी है। साथ ही उन्होंने बताया कि
सराफा 56 दुकान के बाद जेल रोड के व्यापारियों ने दुकान बंद करने का समय तय किया है। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए शहर की जनता और व्यापारियों को गंभीरता दिखानी होगी, तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे, इसे रोक पाएंगे। तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों में अचानक आई तेजी के कारण शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ गई कि लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। फिर क्या था, अफरा तफरी का माहौल हो गया। गणेश हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं इंदौर से, उनके पास लिए चलते हैं आपको। गणेश, एक अफवाह फैलती है कि लंबे समय के लिए शहर में लॉकडाउन लगेगा, उसके बाद तो हालात अनियंत्रित हो जाते हैं, लोग न जाने कितने दिनों का सामान खरीदने के लिए चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए सुनील, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में जो एक संशय बना हुआ था कोरोना वायरस को लेकर, वो दिन प्रतिदिन अपना ही रिकॉर्ड कोरोना वायरस जो है कोरोना रिकॉर्ड ही तोड़ता नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे एक कोरोना के लगातार तेजी से जो संशय लगाया जाता है सोशल मीडिया पे, मन में था कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। भी सोशल मीडिया के से लोगों को देखने को आया कि मध्य प्रदेश या इंदौर में लॉकडाउन 6 दिनों के लिए या 8 दिनों के लिए तमाम ऐसे वायरस मिलने लगे, जिसके बाद निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश व इंदौर में सबसे बेहतर जो संक्रमण था वो इंदौर। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन और एक अफरा तफरी सा माहौल बन गया। तो ऐसे में लोगों के मन में भी, और जहां लोग एक तरह से कई मैसेज से वायरल करने लगे क्योंकि लगातार जो कोरोना का संक्रमण और पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो यही मैसेज मन में और उसके माध्यम से वायरल करना चाहते। जब अफरा का माहौल बना तो स्वयं और कलेक्टर पुलिस ने इसका खंडन किया और तमाम जो है इन बातों को नकारा कि गणेश, आपकी आवाज जो है वो दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा कि फोनो उठाएं गणेश का, और बाकी जो आवाज गड़बड़ हो रही है उस पर थोड़ा सा जल्द से जल्द नियंत्रित करके दर्शकों तक ठीक से आवाज पहुंचाएं। गणेश, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। गणेश, बिल्कुल। अब बताएं किस तरह की दिक्कतें से जूझ रहा है इंदौर और प्रदेश। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार उछाल पर हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में तेजी से रफ्तार आ रही है और दिन प्रतिदिन अपना ही रिकॉर्ड कोरोना तोड़ रहा है। अगर वर्तमान की कल रात्रि आई रिपोर्ट के अनुसार की अगर हम बात करें सुनील, मध्य प्रदेश में पूरे 2240 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको मिलाकर 83,619 लोग कुल अब तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक ही दिन में मध्य प्रदेश में 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनका आंकड़ा मृत्यु का अब 1691 पहुंच चुका है। वहीं अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में हो रहा है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। क्योंकि ये बड़े शहर हैं, निश्चित तौर पर ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कोरोना का संक्रमण लगातार इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ा। हालांकि छोटे क्षेत्र हैं, वहां भी पहले जहां 2-4 कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, वहां आज 40-50 आ रहे हैं। लेकिन 4 जो शहर हैं, इंदौर के सबसे बड़े शहर है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर है, वहां कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और डेली 3 प्रतिदिन तेजी से इसमें उछाल आ रहा है। इंदौर की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो कल इंदौर में 491 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 441 लोग, माफी चाहूंगा मैं इस बारे में, आंकड़ों में जो उलटफेर हुआ है। और करीब यहाँ पर आंकड़ा जो है 16,400 के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं अगर मृत्यु की बात करें तो 451 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण। और गणेश, जो अचानक से जो आंकड़ों में तेजी आई है, उसी के चलते ये अफवाह भी फैली कि लंबे समय के लिए शहर में लॉकडाउन लग सकता है। जी बिल्कुल सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार तो इंदौर में अगर इंदौर की बात करते हैं तो लगातार अनलॉकडाउन, जब से पूरे रूप से अनलॉकडाउन हुआ है, लगातार किसी भी दिन ऐसा देखने में नहीं आया कोरोना के आंकड़ों में कभी घटती हुई संख्या नजर आ रही है। लगातार तेजी से उछाल आया और दिन प्रतिदिन अपने आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पर जो एक डर था, सोशल मीडिया एक माध्यम बना और लोगों ने मैसेज वायरल करना चालू कर दिया। उसी की वजह से जो है ये सोशल मीडिया के तरफ से ऐसे मैसेज वायरल हुए और ये जो भय का और ऐसा लॉकडाउन का जो संशय है,
ये चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से उसी वजह से बनी। ठीक, बहुत शुक्रिया गणेश। हालांकि कलेक्टर ने ये जरूर कहा कि किसी भी तरह की स्थिति अभी ऐसी नहीं है, कोई भी शासन की तरफ से आदेश नहीं आया है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लेकिन कोरोना को हल्के में न लें, कोरोना से आप अपना बचाव करें, आप सुरक्षित रहें और सावधानी जरूर बरतें। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।